Now what is circular motion? Circular motion कैसे डिफाइन करें? Yes, very good. गरबा खेला गरबा में हम लोग क्या करते हैं? सीधा से जाते हैं, सामने एक पिलर होता है, एक बाम्बू रहता है, उसके अराउंड में हम लोग क्या करते हैं? घूमते हैं ना। वो पिलर क्या हो गया? सेंटर हो गया, उसके अराउंड घूम रहे हम लोग। सो व्हाट इज सर्कुलर मोशन? द मोशन ऑफ अ बॉडी along the circumference of a circle of constant radius. Constant radius बोलेगा तो जलेबी देखा ना, उसका रेडियस बढ़ते जाता है, वैसा रेडियस कैसा है? कांस्टेंट। तब वो सर्कुलर मोशन होगा, अदरवाइज वो हेलिकल मोशन हो जाएगा। हेलिकल समझा ना? रेडियस बढ़ रहा ऐसा नहीं। सो सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई मेंस के लिए भी, नीट के लिए, बोर्ड्स के लिए भी। हमारा 11th में एक चैप्टर है मोशन प्लेन हमारा सर्कुलर मोशन का पार्ट है। तो हम लोग चैप्टर वाइज ना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग पिकअप कर रहे हैं। तो उसमें आज हम लोग क्या लेने वाले हैं? सर्कुलर मोशन। तो व्हाट इज सर्कुलर मोशन? द मोशन ऑफ अ बॉडी। मोशन किसका होता है? बॉडी का ही होता है ना। द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ constant radius is called as circular motion. अब तुम लोग सर्कुलर मोशन सुन करके तुमको लगा होगा ना कि सर्कुलर मोशन में क्या ही होगा, बस बॉडी को घूम रहा है। वो तो हम भी घूमते हैं किसी के आजू बाजू। तो मैं बता दूं कि कम से कम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। हाउ मेनी आवर्स? 24 घंटा हम सर्कुलर मोशन पे बात करने वाले हैं। थोड़ा पार्ट 11th में है और थोड़ा पार्ट 12th में है। दोनों को अगर हम क्लब करें तो ऑलमोस्ट 24 to 25 आवर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो मैंने शुरुआत बहुत बेसिक डेफिनेशन से किया। तो बेसिक डेफिनेशन यही है क्या? द मोशन ऑफ अ बॉडी along the circumference of a circle of constant radius is called as circular motion. The motion of a body, the motion of a body along the circumference of a circle, the motion of the body along the circumference of a circle of constant radius is called as circular motion. Is called as circular motion. ठीक है? तो कोई बॉडी है, बॉडी के तौर पे आप एक पार्टिकल ले रहे, समझा ना? एक छोटे से मास को हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल। जैसे तो डस्ट का एक पार्टिकल हो गया। देखो हम दो तरह के बॉडी का बात करेंगे, एक पॉइंट मास जो कि बहुत छोटा है, और एक होता है एक्सटेंडेड बॉडी। एक क्या होता है? देखो पॉइंट मास में तो पूरा मास एक पॉइंट पे, बॉडी का पूरा मास एक पॉइंट पे, उसको पॉइंट मास बोलते हैं, या फिर सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? पार्टिकल। एक्सटेंडेड बॉडी किसको बोलते हैं? जैसे अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारा वजन 50 किलो है, तो 50 किलो तुम्हारे लंबाई में, तुम्हारे चौड़ाई में, तुम्हारे विड्थ में फैला हुआ है ना। तो जब भी बॉडी का मास उसके
डायमेंशंस के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड बॉडी। फॉर एग्जांपल मान लो अगर इसका मास कितना है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम मास इसके लेंथ के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो जब भी किसी बॉडी का मास उसके डायमेंशन है तो उसका लेंथ, उसका ब्रेड्थ, उसका एरिया वगैरह, उसका वॉल्यूम, अगर किसी बॉडी का मास उसके डायमेंशंस के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड बॉडी। तो बेसिकली अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो नेचर में जितनी बॉडीज हो क्या है? हम एक्सटेंडेड पेन से बोल रहे हैं ना। तो पॉइंट मास एक बोल सकते हैं कि इट्स नॉट द प्रैक्टिकल थिंग, वो एक आइडियल चीज है, बट इसका आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे क्यों हम किसी भी बॉडी को डील करने के बजाय हम किसको डील करते हैं? पॉइंट मास। बिकॉज न्यूटन के जितने भी लॉस थे ना, न्यूटन ने अपने जितने भी नियम बोले थे ना, वो किसके लिए बोले थे? बॉडी के लिए नहीं, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए नहीं, किसके लिए बोले थे? पॉइंट मास। तो आगे चल के हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ेंगे? जिससे हम लोग एक एक्सटेंडेड बॉडी को भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पॉइंट मास में। समझा ना? तो बात की बात है, छोड़ो। तो ये एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है? m। यस और नो? और मान लो ये v वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, ये क्या बोला तुमने उस टाइम? इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये कलर लिया, तो फिर इसको इस पे ना, हाँ अच्छा वापस से हो गया। उसके बैक साइड पे एक मिनट, पेन के उल्टे साइड हो गया अभी। हाँ ये आ गया। सब पेन के उल्टे साइड। पेन की उल्टी साइड? हाँ अच्छा वैसा कर सकते हैं। लास्ट टाइम हुआ था, मान लो ये उसकी क्या है? ये उसकी क्या है? वेलोसिटी। अब मैं जब मैं कंफ्यूजन पहले क्रिएट कर रहा हूँ, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अच्छा ये पार्टिकल, इसका मास क्या है? m। कितने वेलोसिटी से जा रहा है? v। और ये कितने रेडियस में घूम रहा है बताओ? ये जो रेडियस है वो क्या है? r है, करेक्ट? ये लाइट बंद करना चाहिए। दिख रहा है? तो और एक लाइट बंद करो, ठीक? कि रहने दो? तो ये पार्टिकल है। अच्छा पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके घूमने का कोई तरीका हो सकता है। अगर ऐसा घूमेगा तो घड़ी का कांटा कैसे घूमता है ना, तो अगर जब ऐसा घूमेगा तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज मोशन। क्या बोलेंगे? और तुमने पढ़ा होगा ना क्या इंग्लिश में एंटी बोलेगा तो क्या होता है? इसका ऑपोजिट ना। ऐसा घूम रहा है तो और ऐसा घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। समझा ना? तुम कोई भी दिखा सकते हो। तो अगर मैंने एरो ऐसा दिखाया तो मान लो कि वो कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज। समझा? कितने रेडियस में घूम रहा है? तो ये जो उसका मोशन हो रहा है वो बेसिकली क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। ये बहुत बेसिक चीज है। यहाँ पर m क्या है? What is m? इसका मास, तुम्हारा मेरा मास ऑफ पार्टिकल। What is v? Velocity of particle. What is r? radius of circular path. Yes, very अच्छा हो तुमने मतलब रेडियस ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल रेडियस नहीं, पार्टिकल कोई स्फेरिकल बॉडी नहीं कि उसका रेडियस होगा। पार्टिकल तो खुद पॉइंट मास है। जब हमने पॉइंट मास बोलते हैं तो उसका कोई डायमेंशन नहीं है, ना तो उसका लेंथ है ना
रेडियस समझा ना, पॉइंट मास इज पॉइंट मास, यू गॉट इट। तो किसका रेडियस है ये? सर्कुलर पाथ। शाबाश, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब मेरा तुमसे एक ही क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन होने के लिए एक चीज होना तो बहुत जरूरी है। कोई भी बोलेगा, मेरे रास्ते के किसी बच्चे को उठा के पूछेगा वो भी इसका आंसर देगा। सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या होना जरूरी है? ध्यान देखो, ये एरो क्या बता रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रहा है, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का डायरेक्शन। वेलोसिटी डायरेक्शन होता है ना, एरो क्या बताता है? वेलोसिटी का डायरेक्शन। आता मला सांगा, जर पार्टिकल सिर्फ ऐसा जाएगा तो सर्कुलर मोशन होगा क्या? नहीं। क्या होना चाहिए उसका वेलोसिटी डायरेक्शन? क्या होना चाहिए? चेंज। हाँ, जब उसका वेलोसिटी डायरेक्शन अगर चेंज होगा तभी तो क्लोज लूप में घूमेगा ना, वो सीधा जाएगा तो कभी सर्कुलर मोशन होगा क्या? नहीं। अगर उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन है तो वेलोसिटी डायरेक्शन उसकी क्या होनी चाहिए? चेंज। बदलनी चाहिए ना। तो जब उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज। बदलेगी तभी तो क्लोज लूप में घूमेगा, अदरवाइज नहीं घूमेगा, सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। अब मुझे बताओ, क्या बॉडी खुद से अपना डायरेक्शन बदल सकता है? बॉडी बोलो या पॉइंट मास बोलो, पार्टिकल बोलो, मेरे मुंह से कभी पार्टिकल निकलेगा कभी बॉडी निकलेगा, तो तुम उसमें कंफ्यूज मत होना। क्या कोई भी बॉडी खुद से खुद का वेलोसिटी डायरेक्शन बदल सकता है क्या? नहीं। मान लो तुम एक एक्टिवा चला रहे हो, 6 साल से चल रहे हो, तो एक्टिवा के साथ तुम्हारा बहुत बॉन्डिंग है, एकदम पर्सनल बॉन्डिंग है, बराबर ना। अब मान लो तुम एक्टिवा चला रहे हो, तुम होश में नहीं हो। अब होश में नहीं हो तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बराबर ना। तुम समझ गए ना क्या कारण हो सकता है तुम होश में नहीं? अरे एक्सीडेंट होएगा तो होश कैसे जाएगा मदहोश होके? मान लो तुमको हेडेक हो रहा है, तुमको चक्कर बिक्कर आ रहा है, तो तुम्हारा इतना ध्यान है नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मान लो आगे गटर है, रोड सीधा है, फिर ऐसा टर्न है, और रोड के इस तरफ क्या गटर, तब तो टर्न दिया ना रोड को। अब तुम्हारा ध्यान नहीं, इतने का बेशुद्ध हो, तुम कैसे तुम एकदम पी पा के गाड़ी चला रहे। अब एक्टिवा को ऐसा फील हुआ गया, अरे 6 साल से मेरे को चला रहा मेरा बॉस, अभी उसका ध्यान नहीं है, चलो मैं खुद से टर्न ले लेती हूँ, बचा देती हूँ उसको। लेगी खुद से टर्न, क्या होगा? गटर में जाके गिर जाएगी। अगर मान तुम होश में हो तो तुम क्या करोगे? तुम उसके हैंडल को पकड़ के फोर्स लगाओगे ना, और जब तुम उसके हैंडल पे हाथ लगा के जब तुम उसको फोर्स लगाओगे तो उसकी डायरेक्शन किस चीज की? वेलोसिटी की। बी केयरफुल, प्रिसाइज रहो, डायरेक्शन गाड़ी की नहीं, गाड़ी की डायरेक्शन नहीं होती है, गाड़ी के वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। सो व्हेन यू अप्लाई फोर्स and when you steer it, the direction changes. बहुत बार होता है ना, सर्कुलर रोड में हम गाड़ी चलाते रहते हैं तो लगातार हमको स्टेयर करना पड़ता रहता है ना, हम बार फोर्स लगाते रहते हैं और गाड़ी टिल्ट होते रहती है और वो क्लोज पाथ में घूमती है। तो एक चीज याद रखो, भगवान ने मास को, चाहे वो छोटे से छोटा मास हो या बड़े से बड़ा मास हो, एक प्रॉपर्टी दी है। जैसे आजकल मोबाइल में इनबिल्ट मेमोरी आता है ना, तुमको डालने की जरूरत नहीं है, वो वहीं से बन के आता है। वैसे आजकल मैक्सिमम जो मोबाइल होते हैं वो इनबिल्ट मेमोरी वाले होते हैं ना, एक्सपांडेबल नहीं होते। तुम्हारा जो रैम होता है, तुम्हारा जो मेमोरी होता है, वो सब इनबिल्ट होता है। तो वैसे भगवान ने हमारे अंदर एक इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, एंड दैट इज व्हाट नोन एज इनर्शिया। क्या इनर्शिया? इनर्शिया होता है क्या? इनर्शिया बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जहाँ पर बॉडी खुद से खुद का वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल नहीं सकता। भगवान ने बॉडी को ये प्रॉपर्टी दी है, अगर बॉडी रुकी है तो रुकी होगी, मोशन में है तो जिस डायरेक्शन में जा रही होगी उसी, कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे। तो अगर तुम एक्टिवा पे फोर्स नहीं लगाओगे, स्टेयरिंग नहीं करोगे, तो भी सीधा ही जाएगा। समझा?
तो बॉडीकडे कोणची प्रॉपर्टी असतो इनर्शिया. इनर्शिया म्हणजे काय? बॉडी स्वतःहून आपलं वेलॉसिटी चेंज करू शकत नाही आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला बॉडीवरती फोर्स लावा लागेल. समझा ये चीज? कोई भी चीज देख लो ना, अभी मान लो ये एक चीज है, बोलो एक कौन सा स्टेट में बॉडी का दो ही स्टेट हो सकता है ना, या तो रुका होगा या तो मोशन में होगा. इन विच स्टेट इट इज? स्टेट ऑफ रेस्ट. इट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ रेस्ट. अब मुझे बताओ, अगर हमने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया, ये खुद से मोशन में जाएगी क्या? तुम 200 साल फोर्स मत लगाओ, 200 साल ऐसी रहेगी. समझा? और कोई बॉडी मोशन में है, जब तक तुम फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो रुकेगी भी नहीं. मान लो गाड़ी आ रही है सामने से, वो तो अच्छा है कि ग्राउंड और टायर के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन. इसलिए तुमने अगर इंजन ऑफ भी कर दिया तो फ्रिक्शन के कारण गाड़ी अपने आप रुक जाती है. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इंजन बंद कर दो, फ्रिक्शन नहीं है तो भी गाड़ी चलते रहेगी सीधा. ये क्या है? इनर्शिया. बॉडी खुद से खुद का वेलोसिटी कभी चेंज नहीं कर सकती, ना तो अपने वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकती है. मैग्नीट्यूड बोलेगा तो उसका वैल्यू 10 20. कभी ऐसा देखा तुम गाड़ी चला एक्टिवा अपने आप 10 से 20 हो गई स्पीड, अपने आप 20 से 40 उसको देखा रोड खाली 20 से सीधे 40 हो गई. वो आगे चल के टेस्ला आएगा, उसमें भी हम लोग सेंसर्स यूज करेंगे, वो अलग चीज़ है. तो कोई भी बॉडी खुद से खुद का वेलोसिटी कभी चेंज नहीं कर सकती. इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया. और ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल है? नॉट फॉर लिविंग बॉडीज. ऐसा येड़ा बनाता है, बोलते हैं बॉडी में छोटा तो चला गया मैं तो बैठा था, मैं तोड़ गया, मैं ऐसा भाग रहा था, बाद में ऐसा टर्न गया. क्या सब कुछ भी बोलता है. किसके लिए ये? नॉन लिविंग बॉडीज. और नॉन लिविंग बॉडीज के लिए एक टर्म यूज करते हैं वो इनएनिमेट. क्या? इनएनिमेट बोलेगा तो नॉन लिविंग थिंग्स. तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके पास इनर्शिया हमारे पास भी होता है, बट वी आर लिविंग ना. तो इसके लिए तो तुम बैठे, तुमको उठने के लिए बहुत जान पे आता है. वाई? क्योंकि जो तुम्हारा मास है उससे प्रॉपर्टी क्या है? स्टेट मेंटेन करना. रुका है तो इसलिए तुमको उठने के लिए जान पे आता है, खड़े हो तो चलने को जान पे आता है, और भाग रहे हो तो रुकने को जान पे आता है. तुम चाहते हो भाग तो भागते रहो. तुम्हारे बॉडी का जो इनर्शिया वही चाहता है ना. yes or no? तो इनएनिमेट बॉडी एनिमेट बॉडीज में ये फर्क होता है कि एनिमेट बॉडीज के पास क्या होता है? एनर्जी होता है, सेंस होता है. आया समझ में? हम नहीं एक्सक्यूज आ यार मेरा इनर्शिया में सोया ही रहेगा, मैं नहीं उठेगा, उठना पड़ता है. तो हम लोग एक्सक्लूसिवली किसके लिए बात करते हैं? वी टॉक अबाउट इनएनिमेट बॉडीज. फिजिक्स में हम अक्सर किसके बात करते हैं? इनएनिमेट बॉडीज. एंड ये तो मान सकते हो तुम कि इनएनिमेट बॉडीज खुद से खुद का कभी वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकते. आया समझ में? तो आप सर्कुलर मोशन होना है, तो सर्कुलर मोशन होने के लिए एक चीज तो कंफर्म है ना, क्या? उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज होना चाहिए ना, तभी तो गोल घूमेगा वो, अदरवाइज सर्कुलर मोशन होगा ही. तो क्या खुद से वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर लेगा वो? तो उसके ऊपर एक फोर्स लगना जरूरी है. अब जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये तुम लिख लो पहले, ये जगह पर कितना है.
ये सबका अब जो हमारा मैक्सिमम पार्ट जो है इस पर फोकस होगा। ये एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है? मान लो ये सीधा जा रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन में, कैसा है? अलॉन्ग straight line. It is moving along straight line. तो ये जो मैंने एरो दिखाया है वो क्या है? इसका डायरेक्शन, किस चीज का डायरेक्शन? वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो ये एरो करता है इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो दिस इज वेलोसिटी v, ठीक है। अब बोलो इसका इंटेंशन क्या होगा? घूमना या सीधा निकलना? इनर्शिया है ना, वो तो चाहेगा सीधा निकलना। यस और नो? उसका इंटेंशन है सीधा निकलना, ऐसे सीधा निकलने की कोशिश करेगा। क्या करना पड़ेगा अगर इसका डायरेक्शन बदलना है? फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी मान लो तुम्हारा कोई दोस्त से तुमसे उधार लिया है और जब से पैसा भी तब से तुम्हारे सामने आ नहीं रहा है, तो उसको तुमको वापस देने का नहीं है। एक दिन तुमको दिख गया और तुम्हारे सामने से सब भाग के जा रहा है, तुमने उसका कॉलर पकड़ लिया, तो अपने जगह पे हो। कॉलर पर क्या करोगे? अपनी तरफ खींचोगे ना, ऐसा खींचोगे। वो सीधा जा रहा था, तुमने अपनी तरफ उसको खींचा तो क्या होगा? सीधा जाएगा या मुड़ जाएगा? तुमने गांव में देखा है ना, वो बैल गाय को जो बांध के रखते हैं रस्सी से बांध के रखते हैं ना, तो उसके पिछवाड़े कितना भी मारो वो सीधा आने की कोशिश करेगा, लेकिन रस्सी क्या करता है उसको? वो सेंटर खींच लेता है ना, तो सीधा जाने वो क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। तो जब भी बॉडी के ऊपर एक ऐसा फोर्स एक्ट होता है, बॉडी ऐसा जा रहा है, बॉडी की वेलोसिटी ऐसी है ना, और फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है? उसके वेलोसिटी को परपेंडिकुलर। जब भी फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है? बॉडी की वेलोसिटी को परपेंडिकुलर। तो क्या करेगा? बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर देगा। वही वो भाग रहा था, उसकी वेलोसिटी ऐसी है, तुमने फोर्स ऐसा लगाया ना, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया? उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका तो एग्जांपल मैं तुमको दिखा सकता हूँ। देखो ये बॉडी है, बरोबर ना? अब ये बॉडी सीधा जा रही है, बरोबर ना? और मैंने क्या किया, ये इसका वेलोसिटी डायरेक्शन है, बरोबर ना? मैंने क्या किया, इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगा। दिखा क्या हो रहा है? कैन यू सी? अरे इसको मत देखो, ड्रॉ और छोड़ो। बताओ, ये सीधा जा रही थी, मैंने कैसा फोर्स लगाया? इसके वेलोसिटी को क्या होगा? समझा ना? देखो इसको भी सीधा ही मूव कर रहा है, लेकिन फोर्स क्या कर रहा है? उसको अरे क्या चेंज कर रहा है? इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। समझा ना? तो जब भी फोर्स कैसा एक्ट होता है? वेलोसिटी को परपेंडिकुलर। यार देखो, जब भी फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर, तो गाय भी बैल भी तो ऐसे भागने की कोशिश करता है, लेकिन रोप ऐसा खींच लेता है ना, तो रोप के अंदर का जो फोर्स है वो कैसा एक्ट हो रहा है? वेलोसिटी को खींच लिया ऐसा, फिर वो सीधा भागने की कोशिश कर रहा है,
रोप के अंदर का फोर्स खींच लिया, ऐसा फिर मुड़ गया, बराबर ना। तो जब भी फोर्स कैसा एक्ट होता है, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर, वो क्या करता है, फोर्स वेलोसिटी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो अब यहां पर जो फोर्स है, ये वेलोसिटी है और ये क्या है, फोर्स है ना। ये फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है, वेलोसिटी पे नहीं। वेलोसिटी तो पार्टिकल का है और फोर्स भी किस पे है, पार्टिकल पे। हम कार के वेलोसिटी पे फोर्स बोलते हैं कि कार पे फोर्स बोलते हैं, कार बॉडी है ना। ये फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है, पार्टिकल पे। और कैसा एक्ट हो रहा है, उसके वेलोसिटी को किसके वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर, पार्टिकल के वेलोसिटी को परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट हो रहा है। अब बोलो क्या होगा, ये फोर्स F है, दिख रहा है ना, और वेलोसिटी को कैसा एक्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर ना। क्या होगा बताओ, अगर ये फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है तो क्या बॉडी सीधा जाएगा कि घूम जाएगा, घूम जाएगा। हाँ, तो वो जो सीधा जा रहा था वो सीधा जाने के बजाय इधर ऐसा, अरे यार, कभी व्हाइट कभी ब्लू कभी रेड, समझा, ऐसा हो गया। अब बोलो पार्टिकल कहां पर आ गया, वेयर इज द पार्टिकल नाउ, पार्टिकल यहां पे आ गया, यस और नो। अभी भी उसका इंटेंशन कैसा जाने का, कोई बता सकता है, अभी भी वो सीधा ही निकलना चाहता है, इट वांट्स टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वो उसका इनर्शिया है ना, ये उसका पाथ था ना, तो वो पाथ को टेंजेंशियली कैसा निकलना चाहेगा, सीधा। पाथ को टेंजेंशियली सीधा, ये उसकी वेलोसिटी है, वो कैसे निकलना चाहता है, अभी भी सीधा, ठीक। लेकिन अगर वापस इसके ऊपर ऐसा फोर्स एक्ट हो गया, कैसा फोर्स, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर, अब बोलो वापस क्या होगा, सीधा जा पाएगा वो, ये फोर्स क्या पड़ेगा, उसका टाइम पड़ेगा, उसको घुमा देगा। तो अगेन जो बॉडी है वो सीधा जाने बजाय रीट हो जाएगा, समझा, घूम गया ना वापस। अब बताओ ये पार्टिकल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ना। अब बताओ इसका इंटेंशन वापस कैसा है, इसका इंटेंशन वापस है सीधा निकलना। तो ये सीधा निकलेगा, और सीधा कैसे निकलता है, पाथ को, उसका ये जो पाथ है ना उसको जाने दो, इसका कलर ना कभी वाइट कर दी, सीधा, ये उसका वेलोसिटी है ना, ये अभी भी कैसा निकलना चाहता है, सीधा। अब वापस सोचो अगर ये फोर्स लगातार एक्ट हो रहा है, तो मान लो अगर ये फोर्स लगातार ऐसा एक्ट हो रहा है, बरोबर ना, ये सॉल्व नो। तो जब ये वेलोसिटी ऐसा है, वापस से फोर्स ऐसा आ गया, बरोबर ना, तो क्या करेगा, इसको मोड़ देगा, फिर उस सीधा लेके उसका फोर्स ऐसा है, उसको मोड़ देगा, फिर उस सीधा लेके उसका फोर्स ऐसा, फिर क्या करेगा उसको। तो अगर इस तरह का फोर्स लगातार बॉडी पे एक्ट होगा तो क्या होगा, बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमते रहेगी ना। यस और नो, मैं पूरा सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। सर्कल बरोबर नहीं है पर तुम एडजस्ट कर लेना, ठीक है। बताओ सब पार्टिकल यहाँ पर आया होगा, यहाँ पे आया होगा,
तो भी उसका इंटेंशन क्या होगा, इधर आया होगा उसका इंटेंशन हमेशा पाथ को स्ट्रेट निकलना होगा, बरोबर ना, ऐसा इसकी वेलोसिटी हमेशा, ये जो डॉटेड लाइन ये बताने को इसका इच्छा क्या है, सीधा, वो तो चाहता है सीधा निकालना, लेकिन उसके इरादों में पानी कौन फेर रहा है, फोर्स उसको पकड़ के घुमा दे रहा है। अगेन यहाँ पर आया, इधर भी उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन कैसा है, पाथ को टेंजेंशियली बोलेगा, क्या बोलेगा, टेंजेंशियली स्ट्रेट निकलना चाहता है, ठीक है ना, इधर भी जब आया था तो उसका जो इंटेंशन था वो सीधा निकलना था, वेलोसिटी v। लेकिन हर वक्त क्या हुआ, हर वक्त उसके ऊपर फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट होते गए, यस और नो, इधर भी फोर्स कैसा एक्ट हुआ, इधर भी फोर्स कैसा एक्ट हुआ, मतलब ये फोर्स लगातार उसके ऊपर एक्ट होते रहा, यस और नो, और उसके डायरेक्शन को, इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन को चेंज करता रहा। अब कुछ देख के तुमको समझ में आ रहा है, ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है पार्टिकल पे, उसका कुछ नेचर समझ में आ रहा है, कैसा है वो, किस तरफ डायरेक्टेड है, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। पहला चीज, ये फोर्स का जो नेचर है वो क्या है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। दूसरा कैसा है वो, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर। एक ऐसा फोर्स, देखो हम बहुत लोगों को उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से भी नाम रखते हैं ना, जैसे जो काम नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, वेरी गुड, बराबर ना, जो झूठ बोलता है उसको क्या बोल देते हैं, झूठा इंसान। एक एडजेक्टिव ऐड कर देते हैं ना, उसका नाम उस तरीके से रखा जाता है। जो हवा में फेंकता है, बहुत फेंकता है, उसको फेंकू बोल देते हैं अपन। तो हम कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इंसान का नाम रख देते हैं। तो वैसे फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या बताओ, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, और कैसा टुवर्ड सेंटर है, अलोंग द रेडियस ना, अलोंग द एंड टुवर्ड्स सेंटर। तो उसके नेचर के हिसाब से हमने उसका नाम रख दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री मींस सेंटर, पिटल बोलेगा तो टुवर्ड्स। एक ऐसा फोर्स जो सेंटर के तरफ एक्ट हो रहा है, ऐसे फोर्स को हमने नाम दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। समझा ये चीज? और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका फॉर्मूला है, हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, और इसका डेफिनेशन हमको लिखने का है। सेंट्री का मतलब क्या होता है, सेंटर, और पिटल का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स। A force which is directed towards center, ऐसे फोर्स हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, लिखो मत, मैं जब भी टाइम होगा तभी लिखो, बीच में कोई लिखो, आई चीज पता तुम्हारा बता जाए चाहिए। अगर एक ऐसा फोर्स जो बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है, जब ऐसा फोर्स एक्ट होगा तो पक्का बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा, बराबर ना। तो अगर इस तरह का फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं हुआ तो क्या बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा? आंसर है नहीं। तो हम एक ऐसा लाइन लिखते हैं कि विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। समझा?
विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। ये समझा? इतना ड्रॉ करो फिर आगे। तुम्हारे पास कंपास है ना, एकदम मस्त हो जाता है। आप खुद से एकदम सोच सोच के ड्रॉ करके ऐसे लिख रहे हैं सर्कल सब बस लिखो। मैं जब एक्सप्लेन करूँगा तभी कोई लिखो मत ना प्लीज। एक एसी बंद करूँ क्या? नहीं सर। ये सब वी है, वी वेलोसिटी है। ये दूसरी बात ये दिख रहा है वेलोसिटी फोर्स को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर समझा, ये ऐसा दिखना चाहिए परपेंडिकुलर। कि तुम फोर्स को ऐसा ड्रॉ कर रहे हो और वेलोसिटी ऐसा ड्रॉ कर रहे हो, कौन सा एंगल से परपेंडिकुलर है? फोर्स अगर ऐसा है तो वेलोसिटी ऐसा दिखना चाहिए, समझा ना? सेंटर फोर्स को डिफाइन करेंगे फिर उसका फॉर्मूला लिखेंगे। देखो force which acts perpendicular, a force which acts perpendicular to the direction of the velocity of the body, a force which acts perpendicular to the direction of the velocity of the body and directed velocity and directed radially towards center and directed radially towards center is called as centripetal force. It's called as centripetal force. अच्छा,
अब थोड़ा सोचो अभी। मान लो एक हैवी चीज जा रही है और एक हल्की चीज जा रही है, एक का मास कम है और एक का मास ज्यादा है। हैवी मास को गोल घुमाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए कि हल्के मास को गोल घुमाने के लिए ज्यादा लगेगा? तो मतलब समझ जाओ, जिसका मास ज्यादा है उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए उसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, मास कम है तो फोर्स कम लगेगा। हल्के चीज को घुमाना आसान है, हैवी चीज को घुमाना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है तुमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो फोर्स और मास का क्या रिलेशन? मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, मास कम तो फोर्स कम। इसको क्या बोलते हैं? एक ज्यादा है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, बराबर ना? तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बॉडी के मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोर इज द मास, हेवियर इज द मास, हायर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू टर्न इट। यस और नो? साइकिल को टर्न करना, देखो साइकिल बच्चा चलाता है क्योंकि बच्चे की उतनी एबिलिटी होती है फोर्स लगा के उसको टर्न कर सकता है। लेकिन तुम 6 साल के बच्चे को या 8 साल के बच्चे को तुम कार का स्टीयरिंग करने बोलो, क्यों? उतना फोर्स वो नहीं लगा सकता। और कार का मास ज़्यादा है तो इसको टर्न करने के लिए फोर्स ज़्यादा लगता है। कुछ आया समझ में? तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बॉडी के मास से। दूसरा, एक बॉडी जो स्लो जा रही है, मान लो दोनों का मास सेम है, एक स्लो जा रही है और एक फास्ट जा रही है, किसको टर्न करना आसान है? स्लो जा रही है। समझ में आ रहा है ना? जो से स्लो जा रही है उसको आसानी से हम टर्न कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, मतलब फोर्स कम लगेगा। और जो चीज़ बहुत तेजी से जा रही है उसको टर्न करने के लिए फोर्स, तुमने बहुत बार मूवीज वगैरह में देखा होगा कि एकदम जोर से कार लेके जाते हैं और सडनली पता पड़ता है कि सामने से वो गैंगस्टर लोग आ रहे थे, एकदम दाग फोर्स एकदम टर्न करते हैं ना, बहुत ज़्यादा फोर्स उनको लगाना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उसको टर्न करने के लिए फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। तो अगेन फोर्स वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? वेलोसिटी ज़्यादा तो टर्न करने के लिए फोर्स, वेलोसिटी कम और टर्न करने के लिए फोर्स कम। अब मान लो दो बॉडी, दोनों का मास भी सेम है और दोनों का वेलोसिटी भी सेम है, बट एक को मैं एकदम छोटे रेडियस में घुमाया, एकदम स्टीप, छोटा रेडियस का मतलब बहुत स्टीप टर्न हो गया ना। स्टीप टर्न समझ में आता है? बहुत ही कम रेडियस में चीज़ों को घुमाना मतलब इट इज वेरी स्टीप टर्न, और बड़े रेडियस में घुमाना पड़ेगा तो सिंपल ना। अब मान लो तुम सीधे रोड में और सडनली ऐसा छोटा सा सर्कुलर टर्न आ गया, एकदम छोटा सा, मतलब उसका रेडियस कम है, उसको बोलते हैं एकदम स्टीप टर्न। एकदम यू शेप होता है ना, तो उस समय बताओ एकदम स्टीप टर्न लेना है तो फोर्स, अगर बड़ा टर्न लेना है तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। कुछ आया समझ में? जो हमारा वो रेसिंग का ट्रैक होता है, रेसिंग ट्रैक एकदम स्टीप टर्न होता है ना, तो फोर्स ज्यादा लगना पड़ता है। तो बताओ अगर रेडियस ज्यादा है तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, अगर रेडियस कम है तो बहुत स्टीप टर्न हो गया ना, तो फोर्स, रेडियस ज्यादा तो फोर्स, रेडियस कम तो फोर्स। ये कौन सा वेरिएशन है? तो ये जो फोर्स है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास से और वेलोसिटी से। और किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रेडियस। अरे पहले तो डिस्कस किया ना, ज्यादा मास है, हेवियर मास है, उसको टर्न करने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। वेलोसिटी ज्यादा है तो टर्न करने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और रेडियस ज्यादा है तो टर्न करने के लिए फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो रेडियस से फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास और वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन समझते हैं ना? एक ज्यादा तो दूसरा भी ज्यादा, एक कम तो दूसरा भी कम, ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन मतलब एक ज्यादा तो दूसरा कम और दूसरा कम तो पहला ज्यादा। तुम लोग डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन कभी था? 10th में था कि 9th में था? दोनों में था। जैसे तुम बुक पढ़ने बैठते हो, मान लो बुक में 100 पेजेस है और मान लो तुम एक दिन में एक पेज पढ़ते हो, तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा नंबर ऑफ पेजेस जो हमको पढ़ना है वो कम होते जाएगा ना। 100 पेजेस है, पहला दिन पढ़ा, दूसरा दिन पढ़ा, 2 पेज होते गए, तो जैसे नंबर ऑफ डेज
इंक्रीज होते जाएंगे, जो नंबर ऑफ पेजेस बचे हैं वो कम कम होते जाएंगे। इनवर्स वेरिएशन है ना वो। यस और नो? यस तो ये पहले लिखो, एक लाइन छोड़ के। द सेंट्रिपिटल फोर्स, द सेंट्रिपिटल फोर्स ब्रैकेट में कैपिटल एफ, द सेंट्रिपिटल फोर्स ब्रैकेट में कैपिटल एफ एक्टिंग ऑन द बॉडी, the centrifugal force bracket में capital F acting on the body is, हाँ इसके बाद न्यू लाइन है, इस पहला क्या directly proportional to mass of body या mass of particle. What is mass of body? बॉडी के मास को कैसे नोट करते हैं? बॉडी के मास को कैसे नोट करते हैं? स्मॉल h। लिखो मत पहले, रुको 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 लिखो मत, ऐसी शब्द पता है। दूसरा और कैसे राइटिंग प्रोपोर्शनल है? हाँ तो मैंने बोला था वेलोसिटी के स्क्वायर से, डायरेक्ट इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ, यानी कि v का स्क्वायर। मतलब अगर मान लो गाड़ी 10 की स्पीड से जा रही है एग्जाम्पल, और उसको टर्न करने के लिए फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। कितना? 10 न्यूटन। अब मान लो मैंने गाड़ी की स्पीड डबल कर दी। अब इतना तो समझ में, गाड़ी का स्पीड अगर डबल कर दिया तो फोर्स तो ज़्यादा ही लगेगा। लेकिन हम देखते हैं जब हमने गाड़ी का स्पीड डबल कर दिया, तो जब भी 10 स्पीड था तभी फोर्स कितना लग रहा था? 10। अब मैंने गाड़ी का स्पीड 10 से कितना कर दिया? 20। तो मैंने स्पीड क्या किया? डबल। लेकिन जब स्पीड डबल किया तो मैं देखता हूँ कि उसको घुमाने के लिए फोर्स कितना लग रहा है? 40 न्यूटन। कितना? 40। अब देखो स्पीड डबल किया तो फोर्स डबल नहीं हो रहा है, फोर्स कितना गुना हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है। तो फोर्स वेलोसिटी से नहीं, वेलोसिटी के, अगर वेलोसिटी 2 के फैक्टर से बढ़ा तो 2 का स्क्वायर, तो वेलोसिटी कितने के फैक्टर से बढ़ेगा? 4। अगर वेलोसिटी 3 के फैक्टर से बढ़ा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो वेलोसिटी, फोर्स 9 टाइम्स ज्यादा लगेगा। समझा ना? तो वेलोसिटी से नहीं, वेलोसिटी के स्क्वायर से डायरेक्ट पूछना है। तुमने वेलोसिटी का 3 टाइम्स किया तो फोर्स 9 टाइम्स बढ़ेगा, 9 टाइम्स ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तुमको। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, inversely proportional to radius of circular path, circle है, radius of circular path of body, that is r। तो अगर मैं इन सब चीजों को क्लब करके रखूं तो हम f की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो जो f है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो याद रखो f किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास से और वेलोसिटी के स्क्वायर से। तो जिससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो न्यूमरेटर में होता है, और जो इनवर्स है वो डिनोमिनेटर में होता है। जिससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना वो, और जिससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो, तो mv स्क्वायर किधर होंगे? और r, तो जो चीज अपॉन में होती है ना उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। r ज्यादा तो f कम, r कम तो f, मास ज्यादा तो fb, v ज्यादा तो fb ज्यादा। पर यहाँ पे स्क्वायर का फैक्टर है, याद रखो। अगर v को तुमने 2 गुना किया तो f 4 गुना हो जाएगा।
3 गुना किया तो ये 9 गुना, ये 4 गुना तो ये 16, ये 9 गुना तो ये 81 टाइम्स। समझा? अब तुमने पढ़ा बचपन में कि जब तुम डायरेक्ट वेरिएशन का साइन हटाते हो तो क्या ऐड करते हो? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मान लो कांस्टेंट का मैं लेता हूँ c, c इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। So this is very interesting now. What is c? अब मैथमेटिक्स में तुम सी लिख के छोड़ देते थे, बट फिजिक्स में क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं तो सी कोई भी कांस्टेंट ऐसा बोल के छोड़ नहीं सकते ना। तो हमको किसी भी फॉर्मूला से कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा ना। मान लो मुझे बॉडी का मास दिया है, बॉडी का स्पीड दिया है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ दिया, मैंने सब रख दिया, लेकिन सी तो मुझे पता ही नहीं है, तो एफ का तुमको प्रॉपर वैल्यू मिलेगा क्या? तो कांस्टेंट के साथ मिलेगा ना वैल्यू। तो फिजिक्स में ये जो सी होता है वो हम निकालते हैं अलग तरीके से, बाकायदा हम एक्सपेरिमेंट करके सी की वैल्यू को निकालते हैं और अलग अलग फॉर्मूला में सी का वैल्यू अलग अलग होता है। कहीं पे सी का वैल्यू 1 होगा, कहीं पर हाफ होगा, कहीं पर 1/3 होगा, कहीं पर 2 होगा। बट ये है क्या वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सी एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड, नॉट ओनली फॉर दिस फॉर्मूला, फॉर एनी फॉर्मूला। जैसे बॉडी जब मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किससे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है? मास से और वेलोसिटी के स्क्वायर से। तो हिसाब से अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? c इंटू mv स्क्वायर। और तुमने c की जगह हाफ देखा है ना, c देखा है काइनेटिक फॉर्मूला में। तुम जब बॉडी का काइनेटिक एनर्जी लिखते हो तो तुम फॉर्मूला क्या लिखते हो काइनेटिक एनर्जी का? हाफ mv स्क्वायर लिखते हो ना। मतलब ये c हमने निकाला है जो कि कितना आता है? हाफ। हवे में तीर नहीं मारते हम लोग, फिजिक्स है, सोच समझ के तुमको चलना पड़ता है। तो ये कैसे निकाला जाता है ना? व्हाट इज द लॉजिक? जैसे तुमको तो फिलहाल काइनेटिक एनर्जी का यही एक फॉर्मूला पता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के और 2-3 फॉर्मूला है और 2-3 तरीका है जिससे हम काइनेटिक एनर्जी क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये क्या है तुम समझने की कोशिश करो। मान लो तुम एक भाजी वाले के पास गए, भाजी वाले के पास गए, उसके पास तराजू है, ठीक है। तुमने बोला कि आधा किलो भिंडी चाहिए, कितना? और जो तुम्हारे ऐसे हाथ से उठा के तुमको दे देगी, तुम मान लोगे आधा किलो है, लेके क्यों नहीं जाना? फिर तुम क्या देखते हो? उसके पास तराजू है कि नहीं देखते हो। फिर और क्या देखते हो कि तराजू के एक साइड में उसमें कितना वजन रखना चाहिए? आधा किलो। अब जब तक भिंडी नहीं डालेंगे तो तब तक क्या होगा? तराजू के पीछे तो ऊपर ऐसे बीम होता है, बराबर ना? वैसा लेता है, इधर एक पैन है और इधर एक पैन है। मान लीजिए उसने आधा किलो वजन डाल दिया, भिंडी रहती है, पूरा ऐसा हो जाएगा ना। फिर वो धीरे धीरे जैसी इस साइड में भिंडी डालेगी, ये पैन ऐसा होगा, ऐसा, ये जो काटा है वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जैसे वर्टिकल हो गया, इसका मतलब क्या? अगर ये आधा किलो है तो ये भी आधा किलो है। अब कुछ हार्वर्ड भाई लोग होते हैं ना, आधा किलो के बाद भिंडी डालते रहते हैं, टाका से रहा वो काटा ऐसा हो जाएगा। फिर वो भाजी क्या करेगी? नको भाई इतना ज्यादा नहीं चलता, मांगे तो भिंडी निकाल रही है, समझा ना? तो कम था तो ऐड किया, ज्यादा हुआ तो निकाल दिया। तो हमारा उद्देश्य क्या है? दोनों को इक्वल रखना। ये एडजस्टमेंट है ना, कम ज्यादा करके दोनों को इक्वल करना। वही चीज हम लोग यहाँ पर करते हैं। हम क्या करते हैं? हम हमारे पास F निकालने का एक और तरीका क्या? M इंटू ए। ये तो बेसिक फॉर्मूला है ना। व्हाट इज फोर्स?
मास इनटू एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन यूज किया होगा। तो हमने क्या देखा एक्सपेरिमेंटली करके हमने ये चीज देखा कि मैंने जब बॉडी का मास रखा, बॉडी का स्पीड रखा और उसका क्या किया स्क्वायर आर रखा, ये सब रखा, तो मान लो मुझे ये आंसर आया 100। कितना आया 100। इधर क्या है सी, और मैंने m इंटू ऐसे निकाल के देखा तो भी आंसर क्या आया 100। मान लो मैंने बॉडी का स्पीड बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ाने से ये वैल्यू कितना हो गया 200। बॉडी का स्पीड बढ़ा दिया तो एक्सेलरेशन भी बढ़ गया ना, तो m इंटू ए भी बढ़ गया। उस तरीके से देखा तो f भी f का वैल्यू भी कितना आया 200। अब मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या है सेम है, तो c हम कितना लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए 1। तो हमने ऐसा अलग अलग बॉडी अलग अलग स्पीड के साथ अलग अलग रेडियस में घूमने वाली बॉडीज को हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देखा और हमको देखा क्या दिखा लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमने c का वैल्यू क्या मान लिया 1। एडजस्टमेंट का जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में क्या हुआ, हर एक फॉर्मूला के लिए c का वैल्यू अलग अलग होता है और वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, बोल बच्चे में एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास और 2-3 फॉर्मूला है। एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, उससे भी हम क्या निकाल सकते हैं बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या निकाल सकते हैं। तो हमने बॉडी का मास रखा, ऐसा हमने अलग अलग बॉडी अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव होने वाला बॉडीज ले लिया। पहला बॉडी का मास रखा और उसकी वेलोसिटी रखी, मान लो ये चीज हमको कितनी मिली 200, कितनी मिली, और हमने काइनेटिक एनर्जी बॉडी के लिए अलग तरीके से निकाली, तो वो हमको कितनी मिली 100। कुछ आ रहा है समझ में। अब हमने कोई और बॉडी ले लिया जो कि कुछ अलग वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका हमने m × v स्क्वायर किया, हमको कितना मिला 300, और जब हम दूसरे तरीके से उसका एनर्जी निकाले तो कितना मिल रहा है 150। कुछ समझ में आ रहा है क्या ये दोनों इक्वल है, क्या 100 टू 100 इक्वल है, क्या 150 दोनों इक्वल है। तो अगर इक्वल करना है तो क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, c को हाफ लेना पड़ेगा, बराबर ना, समझा। तो c को हम क्या कर देंगे हाफ, तो इक्वल होगा what is half of 200 what is half of 300। एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया और फिर हमको समझा कि c का वैल्यू कितना लेना चाहिए यहाँ पर हाफ। तो अलग अलग फॉर्मूला के लिए c का वैल्यू अलग अलग होता है। इस फॉर्मूला में c का वैल्यू क्या है 1, समझा ना, क्योंकि इधर हमने ये वैल्यू और ये वैल्यू जब भी निकाला दोनों हमको हमेशा क्या मिला इक्वल। तो इधर c का वैल्यू हम क्या मानेंगे 0, फिर गधो 0 1 0 200 0 हो जाएगा, क्या लेना पड़ता है 1। आया समझ में। तो अलग अलग फॉर्मूला के लिए ये जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो अलग अलग होता है, जिसको हम कैसे निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली। आया समझ में। और एक्सपेरिमेंट बोलेगा तो वो इंसान नहीं, वो साइंटिस्ट लोग करके निकालते हैं। हमको निकालने बोला तो बोलेंगे C0 एवरीथिंग 0 कर पढ़ने का अपने को। सो यू डू नॉट फाइंड इट आउट, वो कौन निकालता है साइंटिस्ट लोग। तो यहाँ पर भी C का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है इस केस में, बोलो यस। इस केस में c का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है 1। c = 1 डिटरमाइन, यस डिटरमाइन, समझा ना। c एक एडजस्टमेंट है, c का फैक्टर तब लिया जाता है जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होता है। तो हम c का वैल्यू ऐसा सिलेक्ट करते हैं कि दोनों का वैल्यू आजू बाजू में जो लेफ्ट हैंड क्या हो जाए इक्वल, समझा। इस केस में c क्या है 1, क्योंकि ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, जल्दी फॉर्मूला क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। f = mv²/r1 लिखने का जरूरत नहीं है ना, लिखो क्या तुम 1, अरे 1 डालेगा तो 1 लिखने का जरूरत है क्या, उसी पहले 1 हो गया ना, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। कर लो इसका फॉर्मूला सेंटीमीटर फोर्स, लिखो
समझ में आ रहा हो पक्का थोड़ा 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 पूरा तो समझे तो लास्ट टाइम था ना शायद पानी चाहिए पानी